प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या विरोधामध्ये हरकती दाखल केल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निकालामुळे ज्यांचं समाधान झालेलं नाहीये असे अनेक उमेदवार महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे आहेत. माझ्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाचे उल्हासनगरचे जिल्हाध्यक्ष भारत राजवानी आहेत. प्रभाग क्रमांक 17 मधून ते उमेदवार आहेत आणि आपले प्रतिस्पर्धी उमेदवार रमेश चव्हाण जे एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचे उम्मीदवार आहेत, त्यांच्या विरोधात त्यांनी हरकत दाखल केली होती. भरत भाई, बताइए कि आपने जो ऑब्जेक्शन लिया था रमेश चव्हाण जी के खिलाफ में, क्या था वो ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन ऐसा था कि वो 2019 में खुद नगर सेवक होते हुए उन्होंने अपना जो घर है जो वहाँ पे रहते थे वो उनके माताजी के नाम पे है। अच्छा। पर वो उन्होंने खुद इलीगल बनाया है। अच्छा। और उसके कारपोरेशन के डॉक्यूमेंट्स मतलब इलीगल बनाया है क्या? आरसीसी इलीगल बनाया है, वो भी सरकारी जमीन हड़प करके। ओके। सरकारी जगह के ऊपर उन्होंने बनाया। हाँ। तो महानगर पालिका ने उनका डिमोलिशन के भी ऑर्डर्स निकाले हुए और बहुत सारी हुआ नहीं। और उन्होंने खुद बाद में खुद के नाम पे हाँ। सब डॉक्यूमेंटेशन करके उसको रेगुलाइज करने के लिए गए तो वो कोशिश किया। हाँ। मगर वो भी उनका हुआ नहीं है। अच्छा, वो रिजेक्ट हुआ है। तो वो चीजें लेके हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि जो इस शहर की समस्या है वो अवैध बांधकामों की वजह से पूरा उल्लासनगर बर्बाद है। तो हमने इसके वजह से ऑब्जेक्शन उठाया कि ऐसे लोग वापस से न चुन के आए, जिसके लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कायदा बनाया है 10D का 10(1)D का कायदा, नगर पालिका कायदा है, जिसमें नगर सेवक बनने के लिए रोका जा सकता है जिन्होंने अवैध बांधकाम किया है। वो ऑब्जेक्शन हमने आरओ के सामने उठाया। लेकिन जो हमने उसका डिसीजन देखा है, हाँ। रिटर्निंग ऑफिसर, वो डिसीजन में उन्होंने लिखा है कि आपने रमेश चव्हाण ने अवैध निर्माण किया। हाँ। इसके सबूत आपने नहीं, उनको पूरे डॉक्यूमेंट दिए, जिसमें बाद में वो रमेश चव्हाण खुद अर्जदार है। हाँ। और बाद में जो महानगर पालिका के नोटिस निकले हैं उसमें भी रमेश महादेव चौहान करके नोटिस निकले हुए हैं। उनके नाम के भी डॉक्यूमेंट, उनके भी नाम के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब भी, और उसकी मदर उनके डिपेंडेंट थी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपका केस है एकदम। और वो एड्रेस खुद के उसके घर की है। अच्छा, जो यहाँ पर रह रहे। हाँ, या तो ये रमेश चौहान बोले कि मैं अपनी माँ के ऊपर डिपेंड था। अच्छा, कुछ तो होना चाहिए ना, मगर ऐसा नहीं है। इसीलिए जो अगर आरओ ने जानबूझ के वो आदेश में लिख के दिया है कि इन्होंने पुरावा नहीं दिया, उनको करना नहीं था। क्योंकि आपको क्या लगता है उनके ऊपर प्रेशर हो सकता है? प्रेशर नहीं तो। आपको एक स्पष्ट रूप से सवाल पूछता हूँ। हाँ। ये रमेश चव्हाण जो है वो कई सालों से इस एरिया में कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। उनका अपने आप में अपना एक प्रभाव अपने क्षेत्र में है। आपने ऑब्जेक्शन डाला उनको अपात्र करने के लिए। क्या आप चुनाव लड़ने के पहले डर रहे हो उनके साथ लड़ने के लिए? देखिए, आज हम चुनाव प्रक्रिया में जाएंगे तो जरूर हर पार्टी से कोई ना कोई उम्मीदवार आता ही। तो हम वो तैयारी के साथ ही जाते हैं कि पता नहीं कौन आने वाला है। हाँ, तो ऐसा डरना होता तो हम चुनाव में ही नहीं उतरते। अच्छा। और ऐसा थोड़ी है, ये तो समझो कानून था और उन्होंने गलत किया है। अगर नहीं रहता तो हम कुछ नहीं करते थे, क्लियर होता था। रिटर्निंग ऑफिसर के डिसीजन के बाद अभी आपने क्या विकल्प रखा है, क्या करने वाले? मैंने कल ही एडवोकेट से कांटेक्ट किया है, अपन इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। और वो जैसे ही आज उनका डिटेल्स आ जाएगा, हम आगे जाके कानूनी तौर पे कोर्ट का सहारा लेके अपन ये कार्रवाई चालू कर। महाराष्ट्रभर अशा अनेक केसेस आहेत ज्याच्यामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र खोटी दिल्याचं उमेदवारांनी नजरेस आणून दिल्यानंतर सुद्धा त्याच्यावरती निर्णय घेतलेले नाही आहेत. खरं म्हणजे अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे की शपथपत्र खरं आहे की खोटं आहे हे तपासण्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांना अधिकार नाही आहेत. परंतु जर त्यांच्या लक्षात आलं की ॲफिडेव्हिट खोटं केलं गेलेलं आहे तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कोर्टामध्ये केस दाखल करायला पाहिजे, अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या संदर्भामध्ये निकाल सुद्धा दिलेले आहेत. परंतु जेव्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तर राजकीय प्रभावाखाली असतील तर ह्या सगळ्या कायदेशीर तरतुदींचं पालन करणार कोण हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
आणि त्यामुळे भारत राजवाणी यांच्यासारख्या उमेदवारांना आता न्यायालयाचे दरवाजे खटखटावे लागत आहेत.